हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसबी। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है नंबर थ्योरी पर, और जो इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो CSIR नेट, IIT जैम और लेक्चरर काडरे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम, GCD और LCM के बारे में जानना। ठीक है, let A belongs to Z and B belongs to Z and B greater than 0, then there exist Q and R in Z such that A is equal to BQ plus R। डिवीजन एल्गोरिदम में ये होता है कि अगर A और B दो इंटीजर्स हैं और B के ऊपर कंडीशन इम्पोज कर दी कि B ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स Q एंड R मिलेंगे सच दैट कि हम A को लिख पाएंगे BQ प्लस R, where Q is a quotient and R is the remainder, और remainder is always lies between 0 and B। छोटा होगा B से और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 के। ठीक है, अब है क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि A अगर मेरा -15 है और B इज इक्वल टू 4, तो ये डिवीजन एल्गोरिदम लग सकता है क्योंकि B ग्रेटर देन 4 है और A इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो हम A को लिख सकते हैं BQ प्लस R। तो जैसे ही A -15 है तो इसको लिखे, B यहाँ पर 4 है तो -15 इज इक्वल टू 4Q प्लस R। अब Q की यहाँ पर मैं क्या वैल्यू लूँ कि R रिमाइंडर है मेरा, वो भी सेटिस्फाई करे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे और लेस देन 4 रहे। तो यहाँ पर -4 कर दिया और +1, तो यहाँ से Q आया मेरे पास -4 और रिमाइंडर आया 1, और रिमाइंडर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 4 है। उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम डिवीजन एल्गोरिदम में एक कंडीशन थी हमारे पास कि A और B वैसे तो Z से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन B है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन जो हमारा एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिदम है इसमें उस कंडीशन में ये हो गया कि B Z से तो बिलोंग करेगा, लेकिन जो B है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेट एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिदम और डिवीजन एल्गोरिदम में सिर्फ यही फ़र्क है कि जो डिवीजन एल्गोरिदम था उसमें हम B को नेगेटिव नहीं ले सकते थे, ना ही 0 ले सकते थे। लेकिन जैसे ही एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिदम की बात करते हैं उसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि हम B को नॉन जीरो लेके चलेंगे, B चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो let A belongs to Z and B belongs to Z and B is not equal to 0, then there exist Q and R in Z such that A is equal to BQ plus R, और R है जो इसमें लाई करेगा। रिमाइंडर मेरा हमेशा पॉजिटिव आता है, तो अगर मेरा रिमाइंडर माइनस मतलब जो ये B है, अगर मेरा जो कोशेंट है B इज इक्वल टू -5 है तो रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, और रिमाइंडर पे कंडीशन होती है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो रिमाइंडर यहाँ से -5 से तो छोटा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन है कि वो मोड B से छोटा होगा। जो B अगर नेगेटिव हुआ तो उसके मोड से छोटा लिखेंगे हम कि रिमाइंडर होगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन मोड B। ठीक है, अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि A इज इक्वल टू -15, B इज इक्वल टू -4, क्योंकि यही कंडीशन थी हमारे पास कि B नॉन जीरो होना चाहिए, बेशक नेगेटिव हो। तो यहाँ पर B है हमारे पास -4, A है -15, तो -15 इज इक्वल टू -4Q प्लस R। अब Q की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो Q इज इक्वल टू 4 जैसे ही लिया तो -15 इज इक्वल टू -16 प्लस 1, तो यहाँ से मेरे पास आ गया -15 इज इक्वल टू -15। तो Q की वैल्यू 4 आ गई और रिमाइंडर 1 आ गया, और रिमाइंडर मेरा 0 से बड़ा है और मोड 4 से छोटा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और ये जो तरीका है ये वो तरीका है जो हम स्टैंडर्ड 7th या 8 में यूज़ करते थे कि क्या करते थे, हम डिवाइजर्स लिख लेते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारे नंबर्स बड़े होते जाते हैं तो डिवाइजर्स लिखना पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए आगे हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम GCD फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि कैसे। अब A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 12, तो GCD निकालना है A और B का। तो मैंने 10 के डिवाइजर लिख लिए +-1 +-2 +-5 +-10। ऐसे ही सिमिलर मैंने डिवाइजर्स लिख लिए 12 के, और उनमें से कॉमन डिवाइजर्स को छांटना शुरू कर दिया। तो +-1 भी है दोनों में, +-2 भी है दोनों में, लेकिन उसके बाद कोई भी कॉमन डिवाइजर्स नहीं है। तो कॉमन डिवाइजर्स आ गए यहाँ से +-1, +-2।
अब इनमें से ग्रेटेस्ट देखना है। अब ग्रेटेस्ट तो हमेशा बड़े वाला होगा, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू 2, कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना जो 10 और 12 का, वो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, अब इसी को हम एक ही, अब हम वैसे अब जो तरीका यूज़ करते हैं तो 10 12 ऐसे निकालते हैं, तो ये 1 पे जाएगा तो 10, अब 2 आया तो 10, अब 5 पे गया तो 10। जो ये होता है हमारा जिससे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, वो होता है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर कोई हमें बड़े से बड़ा नंबर देता है तो हम डिवीज़न की हेल्प से निकाल देते हैं अब। ठीक है, लेकिन ये था हमारा जो हम 7th या 8th स्टैंडर्ड में यूज़ करते थे। इसके बाद है जीसीडी इज ऑलवेज, नोट है यहाँ पर, जीसीडी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब एग्जाम्पल है नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 12। अब 0 के डिवाइजर लिखें, 0 का तो हर एक कोई डिवाइजर होता है, +-1 +-2 +-3। अब 12 के डिवाइजर लिखे, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 एंड +-12। तो अब इनमें से सबसे बड़ा देखना है कॉमन वाले कौन से हैं, 1 से लेके 12 तक, और इनमें सबसे बड़ा क्या है 12, तो जीसीडी ऑफ 0, 12। अब जीसीडी को ऐसे डिनोट करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, जीसीडी ऑफ 0, 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसके बाद आता है कि जीसीडी ऑफ दो नंबर्स ए और बी का निकालो, चाहे उसके नेगेटिव का निकालो, जीसीडी ऑफ -a, b, और चाहे जीसीडी ऑफ a, -b, कि जीसीडी चाहे तो 0 12 का निकाल लो, वो भी 12 आएगा, और चाहे जीसीडी -12, 0 का निकाल लो, वो भी 12 आएगा, क्योंकि जीसीडी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ यही रिजल्ट दिया हुआ है नोट में कि जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी ऑफ -a, b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a, -b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ -a, -b। अब क्वेश्चन से देखते हैं कि अगर मेरे पास a 0 है एंड b इज इक्वल टू 0 है तो फाइंड करना है जीसीडी ऑफ 0, 0। तो यहाँ हमसे गलती हो जाती है, हम सोचते हैं कि शायद 0 ही होगा जीसीडी ऑफ 0, 0, लेकिन यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि 0 के तो हर एक कोई डिवाइजर होता है, तो +-1 +-2 +-3, तो और सारे के सारे कॉमन है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है 0 0, जीसीडी ऑफ 0, 0 निकालना है। तो अब इसके डिवाइजर्स तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो इसका जीसीडी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बता ही नहीं सकते कि इसका क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अब आती है हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, जो हम अब यूज करते हैं। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड विद ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0, the greatest common divisor of a and b is the positive integer d such that कि d मेरा a को भी डिवाइड करेगा। पहले तो अगर किसी को जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बनना है तो उससे पहले इसको कॉमन डिवाइजर वर्ड को देखो, तो वो पहले तो कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, यानी d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। अब अगर मैं कोई और कॉमन डिवाइजर्स ले लूँ और उनमें से ये दिखा दूँ कि d मेरा उनमें सबसे बड़ा है, तो d मेरा हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स। तो यही किया है कि d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b, और c कोई अनदर कॉमन डिवाइजर्स ले लिया सच दैट c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b। तो अगर यहाँ से c डिवाइड्स करता है d को, यानी d को हम लिख सकते हैं c इंटू समथिंग। ठीक है, तो यानी d बड़ा हो गया, तो d मेरा यहाँ पर कॉमन डिवाइजर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द जीसीडी ऑफ 12, 3, 7, 8 एंड 35, 4। ये जीसीडी पूछा है इसका, तो अब जीसीडी के लिए हम वही चीज़ यूज़ करेंगे कि 3054 इज डिवाइडेड बाय 12 378। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे ऐसे, तो अब जीसीडी निकालना है इन दो नंबर्स का। तो 3054 से डिवाइड करना शुरू किया तो 12, 3, 7, 8, तो ये 4 पर गया तो ये आया 12, 216। तो जैसे इसको माइनस किया तो 162 आया। अब 162 तो हमारा बन जाएगा कोशेंट और ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। तो 3054 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये 18 पे जाएगा, तो यहाँ से आएगा 29, 16। अब जो यहाँ पे आया है उससे जो ये है इसको डिवाइड कर, ठीक है, यहाँ से 162, अब आगे करेंगे तो 138 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 24 आएगा और 25, अब ये वाला अंदर चला जाएगा तो इससे ये करेंगे तो 5, अब 120 और यहाँ से 18 बचा, तो 18 को 24 से कर देंगे, अब 24 को डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। अब 6 बचा यहाँ से
तो 3 पे चला जाएगा। तो जो यहाँ पर जिससे रिमाइंडर 0 मिलता है वो हमारा जीसीडी हो जाता है। तो यहाँ से जीसीडी हो जाएगा इन दो नंबर्स का हमारे पास 6, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही हमने 3, 5, 4 को ऐसे डिवाइड करना शुरू किया और टर्म बाय टर्म ऐसे ही आगे लिखते गए, ऐसे ब्रैकेट्स बनती गई, तो जो सबसे लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 देता है वो हमारा जीसीडी होता है। तो यहाँ पर जीसीडी आया हमारा 6। ये मेथड होता है हमारे पास जीसीडी फाइंड करने का, कि जो ये है इससे डिवाइड करो इसको, और जो यहाँ पर रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड करो इसको, और जो फिर उसके बाद रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड करो इसको, ठीक है। अब आगे है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी पहले ही बोल दिया कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी ग्रेटर देन 0 और बी भी। देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर इन जेड सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। जो हमने ऊपर जीसीडी फाइंड किया वो हमने यूक्लिडियन एल्गोरिदम की हेल्प से ही फाइंड किया है। तो ये होता है हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिदम कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमें पक्का क्यू एंड आर मिलेंगे सच दैट कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जो यहाँ पर रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन बी होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, वही कर रहे थे कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो फिर रिमाइंडर बन जाता है जो हमारा क्वेश्चन। तो बी आर इज नॉट इक्वल टू 0 देन बी इज इक्वल टू आर क्या 1 प्लस R1। फिर R1 पे कंडीशन डालते हैं कि वो लेस देन होना चाहिए आर से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर R1 नॉट इक्वल टू 0 है फिर आर यहाँ से डिविडेंड बन जाएगा, तो आर इज इक्वल टू R1 Q2 प्लस S2, ठीक है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर चलता रहेगा। ये इसका प्रूफ है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है। अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमें क्यू एंड आर मिल जाता है सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन बी होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये रिजल्ट कि अगर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख रखा है तो चाहे तो मैं जीसीडी ऑफ ए भी निकाल लूँ और चाहे जीसीडी ऑफ बी कोमा क्यू निकाल लूँ, दोनों इक्वल आते हैं। ये रिजल्ट के तौर पर हमें याद रखना है कि चाहे तो मैं जीसीडी ऑफ ए का बी के साथ निकाल लूँ, ठीक है, और चाहे जीसीडी ए और बी का निकाल लें, यानी जो कि डिवाइड होगा और उसका कोशेंट के साथ निकाल लो, और चाहे जीसीडी कोसेंट का रिमाइंडर के साथ निकाल लो, हमेशा सेम आता है, ठीक है। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, वैसे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो एक बार। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 कि a इज इक्वल टू 24 एंड b इज इक्वल टू 18। तो 24 को लिख दिया 18 प्लस 6। अब चाहे तो मैं रिमाइंडर 24 का 18 के साथ निकाल लूँ, और चाहे 24 का ही रिमाइंडर मैं 6 का रिमाइंडर 0 के साथ निकाल लूँ। ये वही चीज़ समझाई गई है कि चाहे तो अगर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो जीसीडी ऑफ ए कोमा बी निकाल लो, और चाहे जीसीडी ऑफ बी कोमा आर निकाल लो, दोनों सेम आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर 24 को लिखा ऐसे, 18 से डिवाइड किया 24, तो 1 पे गया 18, तो 6 यहाँ पर 18 आया, तो यहाँ पे 3 पे गया तो रिमाइंडर 0 आया, तो जीसीडी आ गया मेरा 6। तो 24 को लिख सकते हैं 18 क्रॉस 1 प्लस 6। तो जीसीडी 18 का 6 के साथ निकाल लो, या फिर जीसीडी 24 का 18 के साथ निकाल लो, सेम आता है। फिर 18 को भी लिख दिया 6 इंटू 3 प्लस 0। अब जीसीडी 6 और 0 का निकाल लो, या फिर जीसीडी 18 और 6 का निकाल लो, दोनों सेम आते हैं, ठीक है। ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन कि जीसीडी ऑफ 24 का ये हो गया ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता था, तो a का काम यहाँ पर 24 कर रहा है, b का काम 18 कर रहा है। तो चाहे तो जीसीडी 24 और 8 का निकाल लो, और चाहे जीसीडी 18 और 6 रिमाइंडर के साथ निकाल लो, सेम आएगा। उसके बाद अगर मैं 18 को भी ऐसे लिख पा रही हूँ 6 क्रॉस 3 प्लस 0, तो जीसीडी ऑफ 18 कोमा 6 का निकाल लो, और जीसीडी ऑफ 6 कोमा 0 निकाल लो, दोनों सेम आते हैं हमारे। इसके बाद है अगर a मेरे पास 64 है और b इज इक्वल टू 23 है, तो इसका जीसीडी फाइंड करना है। तो अब मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया 23 6 4, तो ये 2 पे चला गया, तो यहाँ से 46 आ गया, ठीक है। तो जैसे ही 46 आया तो यहाँ पर 18 आ गया, 18 को फिर 23 से किया तो 18
18। तो अब यहाँ से मेरे पास आया 5, तो अब 18 को अंदर रखा तो 3 पे गया तो 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मेरे को 3 बचेगा तो 3, अब यहाँ पे 5 रखूँगी तो 3 1 पे गया तो यहाँ पर 2 आया, अब 2 अंदर 3 आएगा तो 1 पे गया तो 2, अब 1। तो इसका जो जीसीडी है 64 का 23 के साथ वो मेरा आएगा 1, ठीक है। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि 64 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 2 प्लस 18, ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद 18 इंटू 1 प्लस 5, ये रहा 18 इंटू 1 प्लस 5। इसके बाद 5 इंटू 3 प्लस 3, ये रहा। इसके बाद है 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2। हम क्या करते हैं, जो हमारा कोशेंट होता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस उसमें रिमाइंडर कर देते हैं, ठीक है। तो यही तो था हमारा एल्गोरिदम, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 23 इज इक्वल टू 18 क्रॉस 1 प्लस 5 और 18 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 3 प्लस 3। ये ऐसे लिखने के बाद हमको जीसीडी 1 मिल गया। इसके बाद इफ डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी, ये रिजल्ट है कि हमारे पास कि अगर हमें जीसीडी मिल गया दो नंबर्स का और वो डी के इक्वल है तो देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई सच डैट कि हम डी को लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई का। अगर जीसीडी ऑफ ए बी मेरे पास डी है तो डी को दो ऐसे एक्स और वाई इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे सच डैट डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अब इसके प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं है हमें, हम क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे करते हैं। अब हमारे पास है 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, फाइंड x एंड y। एक तो है हमारे पास ट्रायल मेथड कि हम ट्रायल मेथड से क्या करें, यहाँ पर ये कर दें कि x को 2 ले ले और y को ले ले, हम y को भी 2 ले ले, तो x2 और y2, तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये ऐसे नंबर आने शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े नंबर आने शुरू हो जाएंगे, तो ये मेथड ट्रायल मेथड काम नहीं आता। तो उसके लिए हम सीखने जा रहे हैं कि जो हम पर्टिकुलर मेथड यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। ये तो छोटा सा नंबर था इसलिए ये मेथड ईजिली पता लग गया कि अगर मैं x को 2 लूँगी तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर बड़े नंबर हो तो कैसे करते हैं, तो यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ तो a इज इक्वल टू 2 है मेरे पास, नहीं a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 2। तो अब लिखना शुरू किया, 2 को ऐसे डिवाइड किया, 2 अब अंदर रखा 3 को तो 1 पे गया तो 2 इंटू दिस। अब ये मेरा 2 पे जाएगा, 2 अब रिमाइंडर 0 है तो जीसीडी ऑफ 3,2 इज इक्वल टू 1। तो 1 को अब यहाँ से इससे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि 3 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1 प्लस 1। तो 1 को लिख सकते हैं हम 3 माइनस 2 इंटू 1। तो ये बना मेरा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1। अब वैसे कंडीशंस है मेरे पास तो इसको लिख सकती हूँ 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो x की वैल्यू यहाँ से -1 मिल जाएगी और y की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इक्वेशंस गिवन है मेरे में उसमें तो मेरे पास यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 10 है। तो अब मैं अगर इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन है मेरे पास, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगी 2 इंटू -10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको x के साथ कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू -2 मिलेगी और y की वैल्यू भी 10 मिलेगी। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि अब मेरे को निकालना था कि 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो पहले मैंने सिंपली सोल्व किया, 1 के लिए निकाला कि 2x प्लस 3y, कि अगर 1 है इधर तो मैं x और y क्या आ सकता है। उसके बाद 10 के लिए चाहिए था तो जो यहाँ पर आया था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है हमारा एक रिजल्ट कि इफ a डिवाइड c, अगर a c को डिवाइड कर रहा है एंड b c को डिवाइड कर रहा है और जीसीडी ऑफ ए बी अगर 1 है तो ए बी आल्सो डिवाइड c, कि ए बी का प्रोडक्ट भी फिर हमारा c को डिवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा एक और रिजल्ट कि इफ ए डिवाइड्स, ऊपर रिजल्ट पड़ा है कि अगर ए डिवाइड सी, बी डिवाइड सी और जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए बी का प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर है कि अगर ए डिवाइड कर रहा है दो नंबर्स के प्रोडक्ट को और जीसीडी है ना ए का बी के साथ 1 है, तो पक्का ए जिस नंबर के साथ जीसीडी 1 है उस नंबर को छोड़ देंगे और सी को डिवाइड कर देगा, तो ए डिवाइड सी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है CSIR नेट में भी और लेक्चरर काडरे में भी
कि अ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज अ सोल्यूशन। वो हमें एक इक्वेशन दे देते हैं जैसे 125 x प्लस 300 y इज इक्वल टू 400। बताओ इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो अब ये कंडीशन अगर हमें पता है कि अ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड सी, डी मेरे पास जीसीडी होगा इन दो नंबर का। ये है मान लो 125x प्लस 135, ठीक है। तो y, तो मैं 125 और 135 का जीसीडी निकाल लूंगी। तो जो इसका जीसीडी आएगा अगर वो मेरा c को डिवाइड करेगा जो इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो अब इसका जीसीडी निकालना शुरू किया तो 125 को जैसे ही 135 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, तो यहाँ से 10 आ गया। 10 को 125 से करेंगे तो ये 12 पे जाएगा, तो यहाँ से 120। तो जैसे यहाँ से 5 जीसीडी आ जाएगा और 5 मेरा 400 को डिवाइड करता है। तो इसलिए जो ये कॉन्ग्रुएंस है मेरे पास, ये लीनियर इक्वेशन है गिवन 125x प्लस 135y इज इक्वल टू 400, इसके पास सोल्यूशन होगा। अब है लेट ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड d इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a कोमा बी। ये यही प्रूफ किया गया है, इसी का प्रूफ है कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। हमें सिर्फ रिजल्ट के तौर पे याद रखना है और डायरेक्ट क्वेश्चंस में इम्प्लाई करना है जिससे कि हमारा पेपर अच्छा हो सके। अ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज अ सोल्यूशन, कि इस लीनियर इक्वेशन के पास तभी सोल्यूशन होगा अगर मेरा d जीसीडी ऑफ a कोमा बी डिवाइड करेगा c को। c है यहाँ पर जो राइट साइड में है और a और b का जीसीडी हम फाइंड कर लेंगे और देख लेंगे क्या मेरा d c को डिवाइड कर रहा है। अगर d c को डिवाइड करेगा तो इसके पास सोल्यूशन होगा, और अगर सोल्यूशन होगा तो पक्का d c को डिवाइड करेगा, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड कि 18 इज इक्वल टू 49x प्लस 7y, फाइंड x एंड y। तो पहले ax प्लस बी वाई उससे कंपेयर किया तो पता चला कि a इज इक्वल टू 18, 49 है यहाँ पर और b इज इक्वल टू 7 है। तो 7 और 49 का जीसीडी निकाला तो 7 को मैं 49 से डिवाइड करूंगी तो ये 7 पे चला गया, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 मिल गया, जहां से रिमाइंडर 0 मिलता है वो मेरा हो जाता है जीसीडी। तो जीसीडी ऑफ 7 कोमा 49 इज इक्वल टू 7, 7 जीसीडी हो गया। अब चेक करना है क्या 7 जो इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है 18 को डिवाइड करता है, नहीं 7 डज नॉट डिवाइड 18। तो इससे ये पता चला कि जो ये लीनियर इक्वेशन है इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। दिस लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, ये रहा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 100 इज इक्वल टू 172x प्लस 20y। अब 20 और 172 a और b का जीसीडी निकाल लूंगी तो ये आएगा, अब ये 8 पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 12 मिलेगा, 12 को फिर 20 से करूंगी तो यहाँ से मिलेगा 8। यहाँ कर लेते हैं एक बार इसको। अब ये है मेरे पास 20 और 172 का जीसीडी निकालना है, ठीक है। तो डिवाइड किया जैसे ही मैंने तो ये आया मेरे पास 160, तो यहाँ से 12 आया। अब 20, अब इसको डिवाइड किया तो 1 पे चला गया तो 12। अब 8 को मैंने 12 से करना शुरू किया तो ये 1 पे गया तो यहाँ से 4 आया। अब 4 को जैसे ही मैं 8 को अंदर रखूंगी तो 2 पे चला जाएगा और जीसीडी जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो जीसीडी ऑफ 20 एंड 172 इज 4। तो इन दोनों का जीसीडी आया मेरे पास 4। अब चेक करना है क्या 4 मेरा 100 को डिवाइड करता है, यस 4 मेरा 100 को डिवाइड करता है। तो इस लीनियर इक्वेशन के पास सोल्यूशन होगा। अब हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है कि 172 इज इक्वल टू 20 क्रॉस 8 प्लस 12। उसके बाद 20 को ऐसे किया तो 12 क्रॉस 1 प्लस 8। अब 12 इज इक्वल टू 8 क्रॉस 1 प्लस 4, ऐसे ही लिख दिया तो जिस दिन का 4 आ गया, जो हमने इस मेथड से कर लिया है कि 20 ऐसे करेंगे और ऐसे, ठीक है। ये वही एक्सप्लेनेशन दी गई है हमें। तो अब हमें पता चल गया कि इसका जीसीडी 4 है और डी डिवाइड करता है सी को, तो इसके पास सोल्यूशन होगा। अब उसके बाद अगर मेरे को बोल दिया जाए कि सोल्यूशन फाइंड आउट करो तो कैसे करते हैं। अब जो लास्ट में ये इक्वेशन आई थी ना, इससे चलना शुरू करते हैं। तो 4 को लिख सकते हैं हम 12 माइनस 8 इंटू 1। तो जो छोटे नंबर होते हैं ना उनकी वैल्यू यहाँ से निकालते हुए चलते हैं। तो 4 को लिख सकते हैं 12 माइनस 8 की वैल्यू क्या आएगी 20
माइनस 12 इंटू 1। इसको सोल्व नहीं करना 12 और उसको, इसको ऐसे ही रखना है। तो जैसे ही यहाँ से हो जाएगा 2 क्रॉस 12 माइनस, ये रहा कि 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 8 क्रॉस 1। अब 8 की वैल्यू रखी तो ये आई 12 इज माइनस 20 माइनस 1। तो यहाँ से ये हुआ 12 माइनस 8 क्रॉस 1, और 8 की वैल्यू अगर वहाँ से निकाली तो वो आई 12 माइनस 20 माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से बन गया मेरे पास 2 क्रॉस 12 माइनस 20। अब 12 की वैल्यू रखी मैंने उठा के, तो 12 की वैल्यू आई 172 माइनस 20 क्रॉस 8। तो इसको 172 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई करके तो 16, और एक ये यहाँ से पड़ा था 17 बन गया। तो 172 क्रॉस 2 प्लस 20 क्रॉस माइनस 17। तो अब यही इक्वेशन थी मेरे पास कि 172x प्लस 20y। तो अब यहाँ पर 4 आया है, लेकिन इधर जो वैल्यू है ना मेरे पास वो 100 है। अभी तो ये 4 के लिए निकला है मेरे पास 172 क्रॉस 2 प्लस 20 क्रॉस माइनस 7। तो जैसे ही मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 100 इज इक्वल टू 172 क्रॉस 50 प्लस 20 क्रॉस माइनस 247। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इससे x मतलब कि कंपेयर करूं तो ये 172x प्लस 20y। तो x की वैल्यू मेरे को 50 मिल रही है और y की वैल्यू -425 मिल रही है, और वही मेरे को चाहिए थी। तो x और y फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास ये है 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। तो सबसे पहले 5 का 20 के साथ जीसीडी निकाला तो वो आया 5। ठीक है, तो अब जीसीडी आया मेरे पास 5। अब देखना है कि 5 क्या c को, c है यहाँ पर 30 को डिवाइड करता है, यस करता है। तो अब जो एक्सप्रेशन है उसको लिखा 20 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 3 प्लस 5। तो 5 इज इक्वल टू 20 क्रॉस 1 प्लस 5 इंटू -3। तो 5 को अगर 6 से करूंगी तो यहाँ 30 आ जाएगा और 30 ही चाहिए। तो यहाँ से अगर इधर करूंगी तो 120 प्लस 5 इंटू -8। तो x की वैल्यू 6 मिल गई और y की -18 मिल गई। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया मेरा ये। अब इसके बाद है नेक्स्ट रिजल्ट, इफ d इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a कोमा बी देन जीसीडी ऑफ a बाई डी कोमा b बाई डी इज इक्वल टू 1। अगर दो नंबर्स हैं उनका जीसीडी d है, और अगर उन दो नंबर्स को d जो कि उन दोनों का जीसीडी था उससे डिवाइड कर दिया जाए तो फिर जीसीडी मेरा 1 बच जाता है। ठीक है, ये मेरे पास एक रिजल्ट है। अब इसी रिजल्ट पर बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं। रिजल्ट क्या कहता है कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी डी है, तो अगर मैं जीसीडी ऑफ ए बाई डी कोमा बी बाई डी निकालूं तो वो मेरे पास 1 आता है। तो अब इसी को इम्प्लाई करके देखते हैं कि क्या बनता है। अब 16 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 16 कोमा 32। अब जीसीडी से ही डिवाइड कर दिया तो यहाँ से 16 बाई 16 कोमा 32 बाई 16। तो अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं जीसीडी 1,2 तो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि 16 बाई 16 1 है और 32 बाई 16 2 है। तो जीसीडी ऑफ 1,2 हमेशा 1 होता है। तो ये रिजल्ट मेरा यहाँ पर वैलिड हो गया। अब ऐसे ही आगे अगर 2 है जीसीडी ऑफ 6,10 का, तो अब जीसीडी निकालना है 6 बाई 2 10 बाई 2 का, तो वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 3,5 ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। या तो इनमें मतलब इन प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो खुद मतलब अपने आप को डिवाइड करते हैं और या फिर 1 होता है। ठीक है, उनका डिवाइजर। उसके बाद है कि हम एक सोल्यूशन तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस में हमें 3 या 4 या 5 या 6 सोल्यूशन के लिए बोल दे तो हम क्या करें। ठीक है, if x node and y node be the solution of the linear equation ax plus by is equal to c then other solution। तो अदर सोल्यूशन फाइंड करने का ये तरीका होता है। ठीक है, अब आगे हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन होंगे उस इक्वेशन के पास। एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन होंगे, जितना ए और बी का जीसीडी होगा ना उतने ही हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अब x नोड और y नोड अगर सोल्यूशन है किसी लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के, देन अदर सोल्यूशन इज x डैश इज इक्वल टू x नोड प्लस बी बाई टी।
टी और वाई डैश इज इक्वल टू वाई नोड माइनस ए बाई डी टी। तो ये फार्मूले हमेशा याद रखने हैं कि अगर एक सोल्यूशन दिया है तो दूसरे सोल्यूशंस इसकी हेल्प से निकालते हैं, और जो हमारा डी होता है वो हमेशा जीसीडी होता है ए और बी का। अब इसी रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन कि ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, और हमें इसके एक सोल्यूशन दे दिया गया कि x नोड माइनस 1 है और y नोड इज इक्वल टू 1 है। बी दिस सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द अदर सोल्यूशन। अब अदर सोल्यूशन ऊपर अभी अभी सीखा था कि x डो डैश इज इक्वल टू x नोड प्लस b बाई डी, और d है वो जीसीडी है a और b का, और यहाँ पर a और b है 2 और 3, इनका जीसीडी आएगा 1, b बाई डी टी, और y डैश होगा मेरे पास y नोड माइनस a बाई डी टी। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, लेट x डैश एंड y डैश बी द अदर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1, then x dash is equal to x node plus b by t and y dash is equal to y node minus a by dt। तो x dash यहाँ से क्या आएगा, x node की वैल्यू -1 गिवन है और b की वैल्यू 3 है, d मेरे पास 1 आया है। ठीक है, तो यहाँ बस एज इट इज पुट कर दिया, तो x dash बन गया -1 प्लस 3t और y dash बना 1 माइनस 2t। अब t को अगर 0 लेते हैं तो x dash बनेगा -1, और अगर t को 0 लेते हैं तो y dash मिलेगा 1। अब t को कुछ भी ले सकते हैं, तो t को जैसे ही 1 लेंगे तो x डैश मिलेगा 2 और y डैश मिलेगा -1। ऐसे ही अगर हम t को -1 लेते हैं तब भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो हम इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे 6 और 8 का जीसीडी है हमारे पास 2, और 2 डिवाइड करता है 10 को, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टेंस की गारंटी यहाँ से मिली, उसके बाद सोल्यूशन क्या होगा और अदर सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसकी गारंटी मिली हमें तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये थ्योरम यूज करेंगे कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज अ सोल्यूशन। किसके पास सोल्यूशन तभी होगा इफ एंड ओनली d डिवाइड c। उसके बाद जो थ्योरम यूज करेंगे हम क्वेश्चन में वो होगी हमारी ये कि उसके अदर सोल्यूशंस क्या होंगे, कि अगर x नोड एंड y नोड अगर दो सोल्यूशन मिल गए तो उसके अदर सोल्यूशन होंगे x डैश इज इक्वल टू x नोड प्लस b बाई डी टी और y डैश इज इक्वल टू y नोड माइनस a बाई डी टी। तो इस हिसाब से हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं नंबर थ्योरी में। पहले तो एग्जिस्टेंस की गारंटी लेंगे कि अगर d डिवाइड करेगा c को तो एग्जिस्टेंस की गारंटी मिल गई कि सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद एग्जिस्टेंस की गारंटी मिल गई, उसके बाद ये गारंटी मिली कि सोल्यूशन एग्जिस्ट तो कर गया, लेकिन जो अदर सोल्यूशन है वो क्या होंगे, x डैश इज इक्वल टू x नोड प्लस b बाई डी टी और y डैश इज इक्वल टू y नोड माइनस a बाई डी टी। अब है क्वेश्चन कि 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 के सोल्यूशन फाइंड करो, और 6 और 8 का जीसीडी चेक किया हमने 2 आया, 2 डिवाइड करता है 10 को, तो सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले सोल्यूशन ही निकाल लेते हैं, उसके बाद अदर सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो 8 को लिख सकते हैं 6 क्रॉस 6 इंटू 1 प्लस 2, तो 6 को 2 क्रॉस 3, तो यहाँ से 2 से वैल्यू निकालनी शुरू की, 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इंटू 1। तो अब यहाँ तो 10 था ना मेरे पास, ये 10 बनाने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया 10 इज इक्वल टू 6 इंटू -5 प्लस 8 इंटू 5, तो x आया -5, y आया 5। अब x डैश ऊपर ही पड़ा था कि x नोड प्लस a बाई डी x डैश इज इक्वल टू x नोड प्लस b बाई डी टी, और d होता है हमारे पास जीसीडी ऑफ a कोमा b। तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पर कि x डैश इज इक्वल टू x नोड प्लस b बाई डी टी और y डैश इज इक्वल टू y नोड माइनस a बाई डी टी। अब a और b की कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली, a 6 है इस इक्वेशन में और b 8 है, c मेरे पास 10 है और d जीसीडी 2 आया है, तो यहाँ से x डैश बन गया -5 प्लस 8 बाई 2t और y डैश 5 माइनस 6 बाई 2t। अब t को 0 1 कुछ भी, t को 0 -1 कुछ भी लेते रहेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यूज आती रहेंगी। अब आते हैं आगे, प्राइम नंबर क्या होते हैं। एन इंटीजर n ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी ए प्राइम नंबर इफ n हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर।
कि किसी भी नंबर को हम ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और ये प्राइम नंबर की ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अगर n ग्रेटर देन 1 है तो उसको प्राइम तब बोलेंगे उसके, यानी कि उसके डिवाइजर्स या तो 1 हो और या फिर खुद। मान लो 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है और 2 एक इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके जो डिवाइजर है या तो 1 है और या फिर 2 है। ऐसे ही 3 भी मेरे पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके डिवाइजर या तो 1 है या 3 है। ऐसे ही 11 है, 11 के भी 1 और 11 खुद है। ऐसे ही 19, इसके भी जो डिवाइजर्स हैं या तो 1 है और या फिर 19 है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। n इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारे प्राइम नंबर है। ऐसे ही n 4, 6, 8। अब 4 के डिवाइजर देखो, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि प्राइम नंबर वही होगा जो कि डिवाइजर या तो खुद होगा और या फिर 1 होगा। लेकिन 4 के तो मेरे को 2 भी मिले, ऐसे ही 6 के 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा। तो जो 3 है ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि इसके अगर किसी नंबर को प्राइम नंबर बोलना है ना तो उसका डिवाइजर या तो 1 होना चाहिए और या फिर इटसेल्फ खुद वो नंबर होना चाहिए। तो 4, 6, 8, 9 और 10 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आता है को प्राइम एंड रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। 2 integers a and b are relatively prime और co-prime if GCD of a, b is equal to 1, कि 2 integers को हम relatively prime तब बोलते हैं जब उन दोनों की GCD 1 आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल GCD of 4, 9। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है मेरे को 4 और 9 का, तो ऐसे ही यूज करूंगी। 4 ये 2 पे चला गया तो 8 आ गया, अब 1 आ गया, 1 4 पे, तो ये 4 पे चला जाएगा 4। अब रिमाइंडर 0 मिला, और किसके लिए मिला? 1 के लिए, तो 1 यहाँ से हो गया मेरा GCD। सिमिलरली अगर मैं 10 और 11 का GCD निकालूं तो वो भी मेरा 1 होगा, तो 10 और 11 हो गए मेरे रिलेटिवली प्राइम। अब क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू 0, कि 0 के साथ कितने रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं। अब 0 के मल्टीपल लिख लो, 0 के +-1, +-2, +-3। अब GCD चेक करना है तो और 1। अब 1 एंड -1 ऐसे नंबर हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम होंगे 0 के साथ, क्योंकि GCD ऑफ 1, 0 निकाल लो और 0, -1 निकाल लो, ये हमेशा 1 आता है मेरे पास। बाकी अगर मैं GCD ऑफ 0, 2 निकालने लग जाऊँ तो वो 2 आएगा। GCD ऑफ 0, 3 निकालो तो वो 3 आएगा, ठीक है। तो सिर्फ 1 और -1 ही 2 ऐसे नंबर हैं जो रिलेटिवली प्राइम है मेरे 0 के साथ। उसके बाद है हाउ मैनी इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू 1। अब 1 के साथ तो मैं किसी का भी GCD निकाल लूँ, ठीक है, वो 1 ही आने वाला है। 1 के साथ अगर मैं बड़े से बड़ा नंबर भी लूँ उसका भी GCD निकाल लूँगी तो 1 ही आएगा। तो इसलिए 1 के साथ रिलेटिवली प्राइम क्या होंगे? ऑल द इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू 1। सिमिलरली अगर -1 के साथ किसी भी बड़े से बड़े नंबर का मैं GCD निकालूँ तो वो मेरे पास 1 ही आएगा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमने पढ़ा प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ा कि रिलेटिवली प्राइम, कि जिन 2 इंटीजर्स का GCD 1 होता है वो होते हैं रिलेटिवली प्राइम। अब आते हैं ट्विन प्राइम्स पे। 2 प्राइम्स P एंड P डैश, P लेस देन P डैश इज सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ P डैश माइनस P इज इक्वल टू 2। तो ट्विन प्राइम्स होते हैं, जैसे 3 और 5 ले लो, ठीक है, ये हमारे प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी, लेकिन जो इनका डिफरेंस है 5 - 3 इज इक्वल टू 2, तो 5 और 3 हमारे हो गए ट्विन प्राइम। सिमिलरली 5 और 7 ले लो, 7 - 5, इनका भी डिफरेंस 2 आ रहा है, कि ऐसे 2 प्राइम जिनका डिफरेंस 2 आता है उन दोनों को बोल देते हैं हम ट्विन प्राइम्स। उसके बाद है हमारे पास GCD ऑफ A, B, C इज इक्वल टू GCD ऑफ। पहले क्या करते हैं, अगर 3 नंबर का GCD निकालना है तो सबसे पहले हम 2 नंबर का GCD निकाल लेंगे और कोमा, फिर जो नंबर का जो GCD आएगा उसका C के साथ GCD निकाल लेंगे, ठीक है। C के साथ GCD निकालने का जो आंसर आएगा वो होगा हमारा GCD ऑफ A, अब किसी ने बोल दिया कि इस 2 नंबर हैं ये, इनका GCD निकालो, तो सबसे पहले मैं 103 और 105 का GCD निकालूंगी, और जो उसकी वैल्यू आएगी उसका मैं 1028 के साथ GCD निकाल लूंगी, ठीक है। जो B नंबर आएगा उसका GCD 10 दिस। यही समझाया गया है कि अगर GCD ऑफ 3 नंबर्स निकालना है तो हम कर सकते हैं GCD ऑफ A, B एंड GCD ऑफ C। उसके बाद है चाहे मैं अब
अब पहले 2 लिए थे, अब पहला और तीसरा ले लूँ तो उसका जीसीडी निकाल लूँ और बी के साथ बाद में निकाल लूँ। अब क्या करूँ, पहले लास्ट वाले 2 ले लूँ और उसका बाद में सी के साथ निकाल लूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड, ये 2 नॉन जीरो इंटीजर्स लिए द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से पहले हमें कॉमन मल्टीपल का मीनिंग समझना होगा कि पहले तो वो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए कि अगर ए और बी 2 नॉन जीरो इंटीजर्स लिए, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, तो सबसे पहले ए डिवाइड करेगा एम को एंड बी डिवाइड करेगा एम को, तो एम इज अ मल्टीपल ऑफ ए एंड एम इज अ मल्टीपल ऑफ बी। तो एम इनमें से कॉमन मल्टीपल हो गया ए एंड बी का। उसके बाद मेरे को लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, तो मैंने एक और मल्टीपल उठाया सी भी कॉमन मल्टीपल है ए और बी का, लेकिन सी को मेरे को बोलना है, जो यहाँ पर m है ये बोलना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलना है इसको। तो लीस्ट कॉमन मतलब कि ये छोटा होना चाहिए, तो m डिवाइड करेगा c को, तो c को लिख सकती हूँ m इंटू समथिंग, तो c मेरा लिस्ट होगा, तभी मैं इसको ऐसे लिख पा रही हूँ। ठीक है, तो a बिलोंग्स टू z, b बिलोंग्स टू z, देन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b इज द पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, कि जो m है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल m को हम तब बोलेंगे जब सबसे पहले तो m हमारा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि a डिवाइड्स m एंड b डिवाइड्स m। अब m को लीस्ट बोलना है, तो c अगर मेरा बड़ा होगा तो c, अब a c एंड दिस, तो c अगर मेरा बड़ा होगा तो m इंटू समथिंग लिखा जा रहा है, तो m मेरा छोटा होगा यानी लीस्ट होगा, m लेस देन c होगा, तो m इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करो 0 0 0 का, तो 0 0 0 का तो कोई भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 2 और 6 के हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे। 2 को ऐसे लिख देंगे 2 4 6 8, और 6 को लिखेंगे 6 12 18 ऐसे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, अब आगे इसमें कुछ 12 भी आएगा, लेकिन लीस्ट देखना है अपने को, तो 6 हो जाएगा अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे ही जैसे उसमें रिजल्ट था कि जैसे हम निकालते थे कि जीसीडी ऑफ ए कोमा बी निकाल लो, चाहे जीसीडी ऑफ माइनस ए कोमा बी निकाल लो, वो हमेशा इक्वल आते हैं। सिमिलरली रिजल्ट जीसी एलसीएम के लिए है कि एलसीएम ऑफ -2, 6 इज इक्वल टू 6 और एलसीएम ऑफ -2, -6 इज इक्वल टू 6। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। अगर हम 2 नंबर का जीसीडी निकाल के जीसीडी ऑफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी करें, तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आता है। जिन 2 नंबर्स का हम जीसीडी निकाल रहे हैं और जिन 2 नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो अगर उनके जीसीडी और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नंबर है हमारे पास ए और बी, वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही समझाया गया है कि एलसीएम ऑफ ए बी और जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही यहाँ पे लिखा गया है कि इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, देन एलसीएम ऑफ ए बी इंटू जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स a कोमा b। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे आगे हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।